हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है द सॉल्यूशन, इसका हम लोग आज एमसीक्यू देखने वाले। ठीक है, एमसीक्यू मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, इससे पहले मैंने चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट का भी एमसीक्यू कंप्लीट चैप्टर का करा दिया है। ठीक है, जहाँ पर लगभग 30 से 40 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर को करा दिया था। ठीक है, और आज मैं लगभग 1 से 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, और 1-2 वीडियो आएगा। तो पहले इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपका टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कितना तक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 क्वेश्चन तक है। ठीक है, 23 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सारे क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में टर्म 1 में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, और आपका टर्म 1 ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है। तो चलिए हम लोग समय बर्बाद नहीं करते और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो जिसमें आपसे पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ब्रास इज मिक्सचर ऑफ, ब्रास मतलब पीतल, पीतल किसका मिश्रण होता है, पीतल किसका मिश्रण होता है। पीतल जो होता है ना वो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, कॉपर और जिंक का। जैसे आप क्लास 9 में एक फॉर्मूला आपके ट्यूशन सर बताए होंगे, पिताजी बताए होंगे, जहाँ पर पी मतलब पीतल, ता मतलब तांबा यानी कॉपर, और जी मतलब जिंक यानी जस्ता। ठीक है, यानी पीतल किसका मिश्रण है, कॉपर और जिंक का, यानी तांबा और जस्ता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जर्मन सिल्वर यानी सिल्वर इज मिक्सचर ऑफ, सिल्वर यानी चांदी किसका किसका मिश्रण होता है। चांदी आपका 3 चीज़ का मिश्रण होता है। ठीक है, किसका किसका, कॉपर, जिंक और निकल। सिल्वर किसका किसका मिश्रण होता है, कॉपर, जिंक और निकल, कॉपर, जिंक और निकल। ठीक है, आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर 3 चीज़ों का मिश्रण होता है, कॉपर, जिंक और निकेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ब्रॉन्ज इज मिक्सचर ऑफ ब्रॉन्ज। ठीक है, तांबा किसका किसका कांसा किसका किसका मिश्रण होता है। ठीक है, कांस्य किसका मिश्रण होता है, कॉपर एंड टीन। ठीक है, कॉपर और टीन का मिश्रण क्या होता है, कांसा। ठीक है, कांस्य कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, तांबा और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछ रहा है कि सोडियम फ्लोराइड इज़ यूज्ड इन, सोडियम फ्लोराइड आप जानते हैं सोडियम फ्लोराइड एक जहर है। ठीक है, एक हानिकारक पदार्थ है। ठीक है, केमिकल होता है सोडियम फ्लोराइड, जिसका यूज किया जाता है चूहे मारने में। ठीक है, यानी रेड पॉइजन, पॉइजन मतलब जहर और रेड मतलब चूहा, यानी चूहे की जहर। ठीक है, चूहे मारने की जहर को सोडियम फ्लोराइड कहते हैं। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, चूहे मारने की जहर है। ठीक है, रेड पॉइजन। आपसे कोई पूछे कि रेड पॉइजन का एक नाम बताओ, रेड पॉइजन, तो सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि वेपर प्रेशर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। जो वेपर प्रेशर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये सॉल्यूशन का ही प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है। 2 प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का। पूछेगा कितना प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन का 2 प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको ऑप्शन नहीं दिया हूँ। ठीक है, ऑप्शन आपका एग्जाम में रहेगा, मैं केवल उसका डायरेक्ट आंसर बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है। तो डायरेक्ट इसका आंसर सीधी भाषा में कहा जाए तो सॉल्यूशन आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि राइट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का प्रकार को लिखे। तो देखिए सॉल्यूशन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सॉल्यूशन का टाइप पूछा था, तो इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन भी होगा, एक्वस सॉल्यूशन भी होगा, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन भी होगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो बच्चे सोचते हैं कि वो सब आंसर है, लेकिन देखिए आपको क्वेश्चन की इस तरह, आप यदि आप डीपली नहीं पढ़े तो इस तरह आपको कन्फ्यूज होगा कि यहाँ पर सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। तो सॉल्यूशन का मुख्यतः 3 टाइप होता है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूट शब्द का मतलब क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूट शब्द का मतलब है कि रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, यानी जिसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत कम हो और उसी में यदि सॉल्यूशन जोड़ देंगे, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मात्रा सोल्यूट की मात्रा
बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल, ठीक है, जिसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत कम होता है उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। और जिसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। देखें, आपको टीचर कहते हैं कि आपका अपने माइंड को कंसंट्रेट करो, यानी इधर उधर जो आपका माइंड भटक रहा है उसको एक जगह पर कंसंट्रेट करो, यानी सारा सोच को एक जगह पर इकट्ठा करो, यानी बहुत सारा सोल्यूट को एक जगह पर रखो, यानी बहुत सारा सोल्यूट इसमें यूज होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मात्रा वेरी लार्ज होगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली, ठीक है, क्वांटिटेटिवली, ठीक है, यानी क्वांटिटेटिवली सॉल्यूशन का क्वांटिटेटिवली कौन बताता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, यानी सॉल्यूशन का क्वांटिटेटिवली कॉन्सेंट्रेशन को कौन डिस्क्राइब करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी मतलब कौन, यदि आपका ऑप्शन में रहेगा, यहाँ मैंने सब को लिख दिया, ठीक है, जो जो क्वांटिटेटिवली वर्णन करता है, ठीक है, डिस्क्राइब करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली, ठीक है। देखिए, आपको यदि वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो रही है, ठीक है, आप फीलिंग्स को समझिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर सब आंसर होगा, यदि आपका ऑप्शन में ये कोई भी रहेगा तो आपको टिक कर देना, W/W% यानी मास बाय मास परसेंट, W/V% यानी मास बटे वॉल्यूम परसेंट, और V/V% मतलब वॉल्यूम बटे वॉल्यूम परसेंट, और ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, और काय मतलब मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यानी यदि आपका आंसर में कोई भी ये 5 ऑप्शन में से रहेगा तो आपको उसको टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, ये टी है, ठीक है, ये पी नहीं है, टी है, ठीक है। हाउ मच सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर कंटेनिंग बाय कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन, कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का कितना मात्रा यूज किया जाता है, ठीक है, या कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन में सोडियम हाइपोक्लोराइड की कितनी मात्रा प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3.62 मास परसेंटेज, यानी 3.62 W/W%, ठीक है, समझ में आ गया। इतना परसेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड का इतना परसेंट, क्वेश्चन को समझिए कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का इतना परसेंट प्रेजेंट होता है कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी, मेडिसिन दवाइयों और फार्मेसी में किस चीज़ का यूज किया जाता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट का यूज किया जाता है मेडिसिन में और फार्मेसी में, ठीक है। आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन में रहेगा मास बटे मास परसेंट, वॉल्यूम बटे वॉल्यूम परसेंट, मास बटे वॉल्यूम परसेंट या मोल फ्रैक्शन। तो आपको क्या आंसर करना है, मास बटे वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, किसमें, मेडिसिन एंड फार्मेसी में। जहाँ आप देखेंगे मेडिसिन एंड फार्मेसी पूछ रहा है, आपको ये वाला टिक कर देना, मास बटे वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ द, क्या पूछ रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स, ठीक है, इन वाटर या फिर एटमॉस्फेयर, सर हमारे वातावरण में या हम जल में, ठीक है, वाटर सोर्स में जो पोल्यूटेंट यानी जो प्रदूषण होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन पोल्यूशन का मात्रा, ठीक है, इज ऑफ्टन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, प्रदूषण का मात्रा को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, मेज़र किया जाता है, यानी बताया जाता है, तो उसको बताया जाता है या उसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ppm या फिर माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि एयर में या उसी को एटमॉस्फेयर में या फिर वाटर में द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट को किसके टर्मों में एक्सप्रेस किया जाता है, तो माइक्रोग्राम पर ml या फिर ppm, माइक्रोग्राम पर ml या फिर ppm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि इन अ गिवन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में, ठीक है, आपको एक सॉल्यूशन दे दिया, उसमें बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन, आपको क्लास 9 में या 10 में आपके टीचर बताए होंगे या क्लास 11 में ही शायद होगा मोल फ्रैक्शन, कि आपके टीचर बताए होंगे कि मोल फ्रैक्शन सब कंपोनेंट्स का कंपोनेंट, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, सॉल्यूशन में 2 4 6 जितना भी कंपोनेंट होगा सब का मोल फ्रैक्शन को हम लोग यदि सम करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है हमेशा। तो आपको पूछ रहे थे सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज 1 यानी यूनिटी, ठीक है, क्लियर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आप याद कर लीजिए। फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में बना करके पूछ सकते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में आपको पूछ देगा। देखिए क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है, यानी आपको पूछ देगा इथिलीन ग्लाइकोल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आपको याद करना पड़ेगा ना। इसका मतलब आपको क्वेश्चन को भी याद करना है, ऐसा बात नहीं कि आप आंसर रट के चल जाएंगे, ऐसा नहीं, क्वेश्चन को भी याद कीजिए। मान लेते आप किसी से पूछेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बताओ ना ये क्वेश्चन, तो आपको ही क्वेश्चन याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे पूछेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह आप क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि इथिलीन ग्लाइकोल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, यानी पूरा क्वेश्चन आपका माइंड में छप जाना चाहिए, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, C2H6O2। क्या होता है, फिर से 2-4 बार पढ़िए। इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2, इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2, यानी आगे में 2 है लगेगा और पीछे में 2 लगेगा, बीच में 6, यानी C2H6O2। समझ में आ गया। तो इसमें पूछ रहे कि इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन आपको बताना है, ठीक है, जिसमें आपको इथिलीन ग्लाइकोल दे दिया है 20%, 20% मतलब 20 ग्राम, ठीक है। मास परसेंट बोल रहा है, बाय मास परसेंट, तो मास परसेंट में क्या होता है W/W परसेंट, यानी मास परसेंट, यानी जो भी आपका परसेंटेज दिया है वो मास दिया है, मास मतलब 20 ग्राम दिया है, ठीक है। ग्राम में हो सकता है, केजी में हो सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 20 ग्राम आपको इथिलीन ग्लाइकोल दे दिया, आपको 20 ग्राम C2H6O2 दे दिया और पूछ रहा है कि इसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन आप निकाल लीजिएगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल लिख दीजिएगा और बटे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या है, एक इथिलीन ग्लाइकोल है तो दूसरा तो आपको पता नहीं सॉल्वेंट क्या है। इथिलीन ग्लाइकोल तो आपको 20 ग्राम है, मतलब कम मात्रा में, तो 80 ग्राम कुछ ना कुछ जरूर होगा। 80 ग्राम कुछ नहीं है मतलब क्या, उसमें वाटर है। जब भी आपको डाटा में सॉल्यूशन केवल सोल्यूट रहेगा, केवल सोल्यूट पता चलेगा, तो आपको यदि सॉल्वेंट नहीं दिया है तो आपको सोच लेना है कि वो सॉल्वेंट वहाँ पर क्या है, वाटर है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है तो वाटर कितना होगा, 80 ग्राम, तब ना टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का होगा, ठीक है। तो क्योंकि परसेंटेज आपका 100% होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल और बटे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या जोड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे तो आपका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, 0.068, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन का देखिए कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, आप कंफ्यूज में नहीं रहेगा। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, ऊपर में भी नंबर ऑफ मोल्स, नीचे में भी नंबर ऑफ मोल्स। तो और यदि आपको वाटर का नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा तो वाटर का ये होगा 0.932, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मोलारिटी, देखिए यहाँ देखिए कभी भी देखिए आपको यहाँ पर दो इसी तरह से नाम मिलता जुलता है, एक मोलारिटी है, एक मोलालिटी है। लिटी में LITY है, ठीक है, और यहाँ पर रिटी है, रिटी, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर रिटी है, यहाँ पर लिटी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रिटी वाला पूछ रहा है, यानी मोलारिटी पूछ रहा है। तो आपको पूछ रहा है मोलारिटी इज डिनोटेड बाय, मोलारिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछ रहा है कि राइट द यूनिट ऑफ मोलारिटी, ठीक है, आपको मोलारिटी का यूनिट पूछ रहा है। जो आपका आंसर आता है, मान लेते हैं आपका आंसर किसी में भागा देने पर 2 आता है, तो 2 यदि मास है तो हम लोग क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं, तो ये क्या लिखते हैं, उसका यूनिट लिखते हैं। मास है तो उसका यूनिट लिखते हैं। उसी तरह मोलारिटी का हम लोग पीछे में यूनिट तो क्या लिखेंगे, तो यूनिट हम लोग लिखेंगे मोल पर लीटर, या फिर कहीं कहीं आप देखे होंगे कि इस तरह 0.2 लिख देता है और मोल पर लीटर के जगह लिखने की जगह यहाँ पर की लिख देता है, कैपिटल M लिख देता है। तो बच्चे पूरा कन्फ्यूज, कैपिटल M क्या लिख दिया है, ठीक है। तो M लिखा रहता है, कैपिटल M, मोलर लिखा रहता है, मोलर, लास्ट में क्या है R, ठीक है। तो यहाँ पर मोलारिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर या फिर कैपिटल M, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी आपसे न्यूमेरिकल पूछ रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। आपको मोलारिटी पूछ रहा है, ठीक है, यानी कैपिटल M निकालने बोल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको दे दिया है 5 ग्राम ऑफ NaOH। तो NaOH यानी सोल्यूट का आपको मास दे दिया है 5 ग्राम, ठीक है, और आपको वॉल्यूम भी दे दिया है, ठीक है, वॉल्यूम भी दे दिया। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 5 ग्राम दे दिया, इसका यानी आपको W दे दिया है, इसका मोलिकुलर मास निकाल लेना है NaOH का, और बस नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा W/M। तो ये आपका N का वैल्यू निकल जाएगा, और N और कैपिटल M बराबर क्या होता है, फार्मूला कैपिटल M बराबर होता है N/V और गुना 1000, क्योंकि यहाँ पर ml में है और ml को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, भागा देना पड़ता है 1000 से, तो यही वाला वहाँ चल जाता है, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या निकालने बोला, कैपिटल एम मोलारिटी निकालने बोला। तो आपका आंसर होगा 0.278 मोल पर लीटर, या फिर देखिए मैं इसको भी दे दिया मोल पर लीटर या फिर मोल पर लीटर, यानी लीटर को ही हम लोग डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। और पर है तो पर लगा दिए, ठीक है। कहीं पर आपको ये वाला नहीं लिखा रहेगा, और ये तो यहाँ पर आप पूरा कन्फ्यूज रहे डेसीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे चेंज करेंगे, नहीं, डेसीमीटर क्यूब ही 1 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मोलालिटी इज डिनोट, अब देखिए लिटी वाला तो आ गया, तो मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलारिटी को किससे डिनोट करते थे, कैपिटल एम से। मोलालिटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि राइट द यूनिट ऑफ मोलालिटी। अब मोलालिटी का किस तरह यूनिट होता है, जिस तरह वहाँ पर देखे तो मोल पर केजी था, सॉरी मोल पर लीटर था और कैपिटल एम था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल पर केजी हो जाएगा और स्मॉल एम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वह कौन सा फैक्टर है, वह कौन सा कारक है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, जो टेम्परेचर से स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है, जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज में आपका आंसर मान लेते हो ऑल ऑफ दीज, ये तो 5 ऑप्शन हो गया ना, आपका ऑप्शन तो 4 ही रहेगा, तो 4 में से कोई यहाँ पर कोई एक दे दिया, ठीक है, तो एक दे दिया तो आपको चारों याद रहना जरूरी है ना। तो आप मास बाय मास परसेंट, ठीक है, मास परसेंट ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, पीपीएम ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, मोल फ्रैक्शन ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, मोलालिटी ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है, सवाल ये भी तो मन में आता है ना कि टेम्परेचर पर फिर यदि ये सब डिपेंड नहीं करता है तो कौन करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है मोलारिटी, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है नॉर्मालिटी, ठीक है। ये दोनों चीज़ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यदि आपका ऑप्शन में रहेगा आपका क्वेश्चन पूछेगा कि टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है तो मोलारिटी और नॉर्मालिटी मारना है। यदि आपका क्वेश्चन में रहेगा कि कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता यानी कौन इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, तो क्या टिक करना है, मास परसेंट या फिर पीपीएम या फिर मोल फ्रैक्शन या फिर मोलालिटी, जो भी आपका ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, और 2 क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मोलारिटी, ठीक है, इसमें रिटी पूछ रहे, देखिए रिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। देखा जो अभी मैंने आपको बताया ना कि कौन डिपेंड करता है, वही वाला यहाँ पर दूसरा लैंग्वेज में पूछ दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इससे। बोल रहा है कि मोलारिटी इज ए फंक्शन ऑफ, मोलारिटी किसका फंक्शन है, यानी मोलारिटी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, ठीक है। मोलारिटी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। मोलारिटी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एक ही क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। यदि यहाँ पर नॉर्मालिटी भी लिख देता है ना मोलारिटी की जगह में, तो आपको यही टिक करना है, ठीक है, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोलालिटी, देखिए मोलालिटी पूछ रहा है, ठीक है, लिटी यानी क्या पूछ रहा है आपसे निकालने, स्मॉल एम पूछ रहा है, ठीक है, ऑफ, और स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे के मास ऑफ सॉल्वेंट यानी पर केजी में, और गुना में 1000 कर देंगे, ठीक है। और यदि आपका, ठीक है, और यदि यहाँ पर यदि आपका क्या दिया है, यदि आपका ग्राम दे दिया है तब यहाँ पर गुना में 1000 करेंगे, और यदि केजी दिया रहेगा तो अब 1000 नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड यानी आपको W दे दिया है, ठीक है, W दे दिया है 2.5 ग्राम, ठीक है। और तो क्या है, इथेनोइक एसिड है यानी CH3COOH है। आपको इथेनोइक एसिड का केमिकल फार्मूला भी पूछ सकता है, जिस तरह वहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल का क्या था केमिकल फार्मूला, याद है किसी को, इथिलीन ग्लाइकोल का केमिकल फार्मूला था C2H6O2, ठीक है। साइड में क्या था, 2 था और बीच में क्या था, 6 था, ठीक है, C2H6O2। तो यहाँ पर इथेनोइक एसिड का क्या हो जाएगा केमिकल फार्मूला, CH3COOH, ठीक है। यहाँ पर W दे दिया है तो आपको कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल एम, यानी आपको मोलिकुलर मास भी निकाल लेना है। तो इथेनोइक एसिड का मोलिकुलर मास निकाल लीजिएगा आप लोग, और इसको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए भागा दे दीजिएगा तो N निकल जाएगा। यहाँ पर N का वैल्यू पुट कर दीजिए, ग्राम आपका दिया हुआ है 75 ग्राम पुट कर दीजिए, और गुना 1000 कर दीजिए, बस आंसर आ गया ये, ठीक है। और आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा, आपको सोल्यूशन करके देख लीजिए, आंसर आएगा आपका ये 0.556 मोल पर केजी। ऊपर में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे में क्या था, केजी, या तो नंबर ऑफ मोल्स पर केजी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0.556 मोल पर केजी, या फिर 0.556 स्मॉल एम का मतलब है, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर मीटर नहीं लिखा है। बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर स्मॉल एम मतलब मीटर लिखा है, नहीं, मीटर कहाँ से यहाँ पर पूछ देगा, मोलालिटी पूछा है तो मोलालिटी पूछा है तो यहाँ पर स्मॉल एम मतलब मोलालिटी है, ठीक है। मोलल इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मोलल, इसीलिए स्मॉल एम लिया गया, ठीक है। और वहाँ पर कैपिटल एम क्यों लिया गया था, क्योंकि वो था मोलर, ठीक है, इसलिए कैपिटल एम लिया था, ठीक है।
तो इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। इसका PDF कंप्लीट PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर दीजिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को यदि अच्छा लग रहा है आपको पढ़ने में यहाँ पर, ठीक है, तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिल जाए। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।